Friends, good morning. Let to be continue. एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी। जो ब्रिटिश के मेजर इवेंट थे जिन्होंने इंडिया के इवेंट्स को इफेक्ट किया, प्रभावित किया, उन सबको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट्स में से एक है बेसिकली द कंपनी रूल 1773 8 से लेकर 1858। इस टाइम के जितने भी एक्ट थे उन्हें हम चार्टर एक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड फेज का एक्ट द कंपनी रूल, जिन्हें द क्राउन रूल था 1858 से 1947। जो ब्रिटेन थे उनका रूल था क्राउन, और उस टाइम जो एक्ट आए उन पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग 1773 के एक्ट से। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या है? मीन्स कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना, और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिएम्बल में। अगर आप देखें क्या क्या चीज़ें रही, तो उन चीज़ों के को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंट्रल एंड रेगुलेट द अफेयर्स टू ऑफ इंडिया कंपनी इन इंडिया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल फ्री थी, अपने मन से ट्रेड करती थी, अपने खुद के ऑन बिल से नंबर ऑफ रिलेशन स्टैब्लिश करती थी अलग अलग राजाओं के साथ, दीवानों के साथ। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा पैसे इनकम यहाँ के जो कंपनी थे, एम्प्लॉय थे नंबर, तो वो जनरेट तो करने लगे। बट एक प्रॉब्लम थी, इस चीज़ को आइए समझते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जितने भी एम्प्लॉय थे उनका सैलरी बहुत कम दी जाती थी। सैलरी उनकी ज़्यादा नहीं थी। वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, वहाँ पे उनको जो सैलरी मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। सैलरी उनकी ज़्यादा नहीं थी, उनके बावजूद स्टेट ऑफ डेथ यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो मैक्सिमम लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अपनी एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, अपनी जॉब चाहते थे। अब यहाँ सब लोग सोच रहे होंगे कि उस ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय थे, उनको जो पेमेंट मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी, फिर भी वो चाहते थे कि हम उसी में अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना काम करें, वर्क करें। तो ऐसा क्यों था? कुछ तो रीज़न रहा होगा। हाँ फ्रेंड्स, इनके लिए यहाँ एक मोटिवेशन थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फ्रीडम रखी थी अपने एम्प्लॉय के लिए। सैलरी तो ज़्यादा नहीं दे सकते, बट यू कैन डू योर पर्सनल ट्रेड, यू कैन पर्सनल बिजनेस इन इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। मीन्स भारत में आप अपना निजी काम कर सकते हैं और उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। और जो इनका पर्सनल ट्रेड था, करते थे, उनसे इन्होंने बहुत बहुत पैसा अर्न की। और उस टाइम जो रिचेस्ट पर्सन जो होते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे। फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या थी, एक रीज़न क्या थी, क्या मोटिवेशन थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती थी? वो अपने पैसा जो कंपनी से मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। उससे एक फ़ायदा था, एक मोटिवेशन थी एम्प्लॉय के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय के लिए, कि वो एक फ्री थे। यू कैन डू योर पर्सनल ट्रेड, वो अपना पर्सनल ट्रेड इंडिया में कर सकते थे उस एम्प्लॉय होने के बावजूद। तो फ्रेंड्स, बिकॉज उन्होंने इंडिया में बहुत ट्रेड की, इंडिविजुअल ट्रेड किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय भी थे, बट इंडिविजुअल ट्रेड पर ज़्यादा फोकस किया और बहुत सारा पैसा अर्न करते गए, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। और ऐसा हुआ तो जब ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय जो लोग थे वो बहुत अमीर हो गए, पर्सनल ट्रेड करने की वजह से बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। तो ऐसा हुआ तो जैसे ही ब्रिटेन के अंदर और अराइवल कंपनी जो थी, जो इनसे टक्कर लेती थी, कंपटीशन करती थी, तो उनको भी लगा, यार इंडिया तो सोने की चिड़िया है, इंडिया सोने की चिड़िया है, जिसे आप लोग सब कहते हैं गोल्डन बर्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर एक लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही क्यों भाई कि यही लोग काम करें? उनका कहना था, अराइवल जो कंपनी थी, जो कंपटीशन करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, उनका कहना था कि ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों काम करे, हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं? उन लोग के मन में आया कि अब यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा ही क्यों भाई कि ये लोग ही काम करें, केवल मोनोफी ट्रेड रखें वहाँ पर। हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी इनकम चाहिए, हम भी इस तरीके से और पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसों की जो पावर थी, पावर के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी डोमिनेंस रखने लगे।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारे पावर्स आ गए, पैसे आ गए, तो वो क्या किए कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसमें भी अपना डोमिनेंस रखने लगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी, वहाँ पे भी जाने लगे। इवन हाउस कैंपस के बहुत सारी सीटें जो है वो सीटें वो बाई करने लगे, मीन्स खरीदने लगे। खरीदकर अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उनको वो मिलने लगी। तो बाकी के राइवल्स कंपनी थी, इनके कॉम्पिटिटर जो थे, जो कंपटीशन देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हें मेजोरिटी नहीं हुआ कि उन्हें भी लगी कि भाई हमें भी ये राइट्स होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ हुई कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाकी एम्प्लॉय थे वो काफ़ी रिच हो गए पर्सनल ट्रेड करते करते, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी अपना डोमिनेंस देने लगे। तो ये सब बाकी जो अराइवल कंपनी थी, जो कॉम्पिटिटर थे, जो कंपटीशन देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हें भी ऐसा लगा कि नहीं, हमें भी ये राइट्स होनी चाहिए कि हम भी ट्रेड कर सके और बहुत सारा पैसा अर्न कर सके। जो अराइवल कंपनी थी उन्हें भी लगा कि हमें भी इस तरह से पैसे ले, और हम भी ब्रिटेन में डोमिनेंस चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल डोमिनेंस क्यों मिले, उनको ऐसा लगा कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को ही डोमिनेंस क्यों मिले ब्रिटेन में, हमें भी मिलना चाहिए। तो उसके बाद कुछ ऐसा भी घटना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय इतना रिच हो गए, जो कंपनी है वो डिफ्लैटर होने लगी, दिवाली होने लगी। रीज़न क्या रहा कि जो एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो पर्सनल ट्रेड तो करने लगे, खूब पैसा अर्न की, लेकिन ओवरऑल जो कंपनी थी उसको जो बेनिफिट होने वाली थी वो नहीं हुआ। तो कंपनी को वहाँ ऋण लेनी पड़ी, मीन्स कर्जा लेना पड़ गया, लोन लेनी पड़ गई ब्रिटेन से। तो उस टाइम समझ आई कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। फ्रेंड्स, ये एम्प्लॉय को भी फ्रीडम तो ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी कि अपना पर्सनल ट्रेड कर सकते हैं, बट इस पर्सनल ट्रेड से क्या हुआ कि वो जो एम्प्लॉय थे वो बहुत बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, और इससे कंपनी को बहुत लॉस हुई, और कंपनी को फाइनली क्या लेना पड़ गया, लोन लेना पड़ गया, ऋण लेनी पड़ गई ब्रिटेन से। तो लोन लेनी पड़ गई तो उन्हें बहुत ऐसा लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ की चीज़ हो गई, तो इसे रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि इसे रेगुलेट करना चाहिए, अगर रेगुलेट नहीं करेंगे तब तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड हो जाएगी ब्रिटेन के लोगों के लिए भी, यहाँ तक कि दूसरे लोग भी, उनके लिए भी, और जो साथ में ही इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूस ऐसे ही काम करते रही तो इंडिया में भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। साथ ही ह्यूमन राइट्स में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। वो यहाँ तक कि कंपनी के सिंगल एम्प्लॉय बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाएंगे, जो बाकी ब्रिटिश के लिए अच्छा नहीं होगी। तो उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया, एक एक्ट बनाया 1773 के अंदर। कुछ गड़बड़ियाँ जो भी है उसे ठीक करने के लिए, मीन्स वो चाहते थे कि जो भी एम्प्लॉयमेंट को हम ये दिए, राइट्स दिए उन्हें कि वो अपना पर्सनल ट्रेड कर सकते हैं, तो काफ़ी ऐसे में बहुत रिच हो गए, और अगर वो ऐसे ही रिच रहे तो हमारी कंपनी ऐसे ही लॉस होती गई तो वो बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे, और इससे अच्छा नहीं होगा। इसलिए इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाए, वो 1773 के अंदर। तो ये पहला स्टेप थी, इससे पहले कोई स्टेप नहीं लिया गया था। इससे पहले वहाँ की पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई अफेयर्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं करते थे। ये पहला था और फर्स्ट एक्ट था। फ्रेंड्स, ये जो बुक है बहुत बड़ी है और चैप्टर बहुत वास्ट है, सो शॉर्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये रहा यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग क्या और स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप थी यहाँ की, और इसके आगे और क्या क्या स्टेप ली गई, फर्स्ट क्या था, वो सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल।